हेलो एंड वेलकम टू रामानुजन मैथ्स एकेडमी। तो आज आप इस वीडियो में देखेंगे एक्सरसाइज 7.8 का इंट्रोडक्शन। यदि आप एक्सरसाइज 7.7 का सॉल्यूशन देखना चाहें तो मेरे चैनल की जो प्लेलिस्ट है क्लास 12th मैथ्स चैप्टर 7 इंटीग्रल्स, जिसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहाँ से आप देख सकते हैं। ठीक है, तो ध्यान दीजिए, जो आपकी एनसीईआरटी बुक की एक्सरसाइज 7.8 है, इसमें आपको पढ़ना है डेफिनिट इंटीग्रल्स। ठीक है, अभी तक आप एक्सरसाइज 7.1 से 7.7 तक जो पढ़ते आए हैं वो था आपका इनडेफिनिट इंटीग्रल्स। ठीक है, इनडेफिनिट इंटीग्रल्स ना, तो इसको हम लोग इनडेफिनिट इंटीग्रल्स क्यों कहते थे? क्योंकि हम लोग यहाँ पे एक आर्बिट्ररी कांस्टेंट से यूज करते थे। सपोज दैट अगर आपका इस तरह से करते थे ना, आप एक्स स्क्वायर डी एक्स रहता था, तो आप इसको इंटीग्रेट करते तो एक्स टू द पावर 3/3, और ये इंटीग्रेशन कांस्टेंट आप सी यूज करते थे। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये जो इंटीग्रेशन कांस्टेंट सी यूज करते थे ना, ये आपका एक आर्बिट्ररी कांस्टेंट था। अब ये सी की वैल्यू आपकी कुछ भी हो सकती है, 1 हो सकता है, 2 हो सकते हैं, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5, मतलब कुछ भी हो सकती है पॉसिबल वैल्यू। ठीक है, समझ रहे हो बात? कोई भी कांस्टेंट हो सकता है। तो इस चूंकि ये सी की वैल्यू कुछ फिक्स नहीं थी, मतलब कि ये सी मेरा क्या था, एक आर्बिट्ररी कांस्टेंट था, इसलिए हम इस इंटीग्रल को क्या बोलते थे? इनडेफिनिट इंटीग्रल्स। ठीक है, क्लियर है बात? इस इंटीग्रल्स को हम इनडेफिनिट क्यों बोलते थे, ये बात आपको कंफर्म हो गई है ना? तो अब हम बात करेंगे कि डेफिनिट इंटीग्रल्स हमारा कैसा होता है। तो देखो जरा ध्यान दो, सपोज दैट इंटीग्रेशन ऑफ a टू b fx dx। ठीक है, इनडेफिनिट इंटीग्रल्स को आप इस तरह से डिनोट करते हो, जबकि यहीं पे डेफिनिट इंटीग्रल्स को आप इस तरह से डिनोट करते हो। अगर बात करें इनडेफिनिट की, तो इनडेफिनिट को आप कैसे डिनोट करते थे? fx dx, है ना? सिंपल सी बात है, थोड़ा कंपेयर करके समझोगे तो ज्यादा अच्छे से समझ पाओगे आप। ठीक है, क्लियर ये बात? अच्छा, अब ध्यान दो जरा, ये जो डेफिनिट इंटीग्रल्स है ना, ये जो आपका इनडेफिनिट इंटीग्रल्स था, ये कोई आपको यूनिक वैल्यू नहीं देता था, है ना? मतलब कि इसके साथ अगर आप सिंप्लीफाई करते तो कांस्टेंट सी आपका ऐड होके आता था, है ना? जो C1 की वैल्यू आपकी कुछ भी हो सकती थी, 1, 2, 3, 3/2, मतलब कोई भी कांस्टेंट हो सकता था। बट यहाँ पे जो होगा आपका ये डेफिनिट इंटीग्रल्स जो होगा, ये आपको एक यूनिक वैल्यू देगा, मतलब कि वहां पे आपको इंटीग्रेशन कांस्टेंट सी ऐड करने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, तो दो बातें आपको क्लियर हो गई होगी यहाँ से कि डेफिनिट इंटीग्रल्स को हम लोग डिनोट कैसे करते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ a टू b, ये आपकी लोअर लिमिट कहलाती है, इसको हम लोग अपर लिमिट बोलते हैं, fx dx। ठीक, तो डेफिनिट इंटीग्रल्स को हम लोग इस तरह से डिनोट करते हैं, और डेफिनिट इंटीग्रल्स यूनिक वैल्यू देता है आपको। ठीक है, यूनिक वैल्यू ना, तो डेफिनेट इंटीग्रल्स आपका यूनिक वैल्यू देता है, प्लस डेफिनेट इंटीग्रल्स को इस तरह से हम लोग डिनोट करते हैं। इतनी बातें क्लियर हो चुकी हैं। अच्छा, अब हम बात करते हैं कि डेफिनेट इंटीग्रल्स को कैसे हम लोग डिफाइंड करते हैं। ठीक है, देखिए डेफिनेशन ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल। देखिए अभी तक आप क्या देखे हैं कि जो डेफिनेट इंटीग्रल होता है उसको हम लोग इस तरह से डिनोट करते हैं, मतलब कि इंटीग्रेशन ऑफ a टू b fx dx। ठीक है, जहां पे a आपकी लोअर लिमिट ऑफ इंटीग्रल्स है और b आपकी अपर लिमिट ऑफ इंटीग्रल्स है। ठीक है, और जो डेफिनेट इंटीग्रल होता है वो एक यूनिक वैल्यू रखता है ना? अब हम लोग देखने जा रहे हैं कि डेफिनेशन ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल्स। डेफिनेट इंटीग्रल्स की डेफिनेशन एक्चुअली होती क्या है। ठीक है, तो आप क्या करो, लेट fx, ठीक है, लेट कर लीजिए fx एक कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है ऑन द क्लोज इंटरवल a b। ठीक है, इतनी बात आप समझ रहे हैं। एक fx जो है आपका, ये एक कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है जो क्या डिफाइंड है, किसमें? क्लोज इंटरवल a टू b में, है ना? क्लियर ये बात? तो जरा देखो, अगर आप इस जो आपका फंक्शन दिया गया fx, अगर इसका ग्राफ आप y = fx प्लॉट करते हो तो सपोज दैट इस तरह से मिलता है ना। तो इसमें जो ये आपका ऑर्डिनेट x = a दिख रहा है और एक ऑर्डिनेट x = b दिख रहा है। इससे ये जो देखो, ये ग्राफ हो गया आपका, फिर एक ऑर्डिनेट x = a हो गया और ये ऑर्डिनेट x = b हो गया, मतलब कि ये आपकी लोअर लिमिट हो गई और ये आपकी अपर लिमिट हो गई। ठीक है, और ये आपकी x एक्सिस हो गई। ठीक है, क्लियर ये बात? तो इतनी बात समझ में आ गई कि ये जो हमारा कॉन्टिन्यूअस फंक्शन था fx,
इसका मैंने ग्राफ प्लॉट किया y इक्वल टू एफ एक्स, तो आपको कुछ सपोज दैट इस तरह से ग्राफ मिला है ना, और एक ऑर्डिनेट आपका x इक्वल टू ए है और एक ऑर्डिनेट आपका x इक्वल टू बी है, मतलब कि आपकी लोअर लिमिट a हो गई और अपर लिमिट b हो गई, ठीक है, और ये x एक्सिस है। तो देखो कहीं ना कहीं आपको एक एरिया दिख रही है, ये ना, जो एरिया क्या है, बाउंडेड है, किससे, इस फंक्शन आपका जो y इक्वल टू एफ एक्स है इससे, और ये ऑर्डिनेट x इक्वल टू a से, और ये ऑर्डिनेट x इक्वल टू b से, और ये x एक्सिस से, ठीक है। तो ये जो एरिया दिख रही है आपको ना, ये बाउंडेड एरिया, ये जो बाउंडेड रीजन आपको दिख रहा है ना, ये आपको देता है क्या, इंटीग्रेशन ऑफ a टू b एफ एक्स डी एक्स, मतलब कि डेफिनेट इंटीग्रल्स जो होता है आपका ना, वो एरिया अंडर द फंक्शन y इक्वल टू एफ एक्स, ऑर्डिनेट x इक्वल टू a एंड ऑर्डिनेट x इक्वल टू b एंड x एक्सिस, मतलब कि ये जो डेफिनेट इंटीग्रल है ये आपको देता है एरिया, कौन सी एरिया, इस एरिया को, ये वाला एरिया, सपोज दैट ये आपका क्या है, ये a है, b है, c है और ये d है, ठीक है। तो इस एरिया को देता है a b c d, एरिया a b c d। क्या ये बात समझ में आई है आपको? हाँ, कहने का मतलब कि जो आपका डेफिनेट इंटीग्रल्स इंटीग्रेशन ऑफ a टू b एफ एक्स डी एक्स है ना, ये आपको एक एरिया रिप्रेजेंट करता है, मतलब एक एरिया को रिप्रेजेंट करता है, आपको एक एरिया देता है। वो एरिया कौन सा एरिया देता है, ये इस फंक्शन के अंडर, मतलब इस फंक्शन के नीचे वाली एरिया प्लस इस ये ऑर्डिनेट x और ऑर्डिनेट b और ये x एक्सिस के बीच की एरिया, मतलब ये वाला पार्ट आपको देता है ये, ठीक है। तो कहने का मतलब कि आप अगर किसी गिवन फंक्शन का डेफिनेट इंटीग्रल्स फाइंड करते हो तो वो डेफिनेट इंटीग्रल्स आपको क्या देता है, एक एरिया देता है, ठीक है। सिंपल सी बात है कि कहने का मतलब कि ये जो मेरा डेफिनेट इंटीग्रल्स है एफ एक्स इंटीग्रेशन ऑफ a टू b एफ एक्स डी एक्स, ये आपको देता है क्या, एक एरिया देता है, ठीक है। तो कौन सी एरिया, ये वाली एरिया, ठीक है। कौन सी एरिया, जो एरिया बाउंडेड हो, किससे बाउंडेड हो, फंक्शन एफ एक्स का जो ये ग्राफ प्लॉट करो इस ग्राफ से, और ऑर्डिनेट x इक्वल टू a, ऑर्डिनेट x इक्वल टू b एंड x एक्सिस, मतलब ये वाली एरिया मिलती है आपको, ये एरिया, ठीक है। अब आई थिंक आपको क्लियर हो गया कि डेफिनेट इंटीग्रल्स आपको देता क्या है, मिलता क्या है, डेफिनेट इंटीग्रल आप किसी फंक्शन का निकालते हो तो अगर इसमें आपको कोई चीज ऐसी दिख रही है जो लगे कि नहीं ये काम की चीज है, नोट कर लेते हैं, तो आप इसको नोट कर सकते हैं, ठीक है, नोट कर लीजिए। एक बार शॉर्ट व्यू ले लेते हैं। जो डेफिनेट इंटीग्रल्स होता है आपका, वो उसको हम लोग डिनोट करते हैं इंटीग्रेशन ऑफ a टू b एफ एक्स डी एक्स, जहां पे a आपकी लोअर लिमिट ऑफ इंटीग्रल्स है और b आपकी अपर लिमिट ऑफ इंटीग्रल्स है, ठीक है। और जो डेफिनेट इंटीग्रल्स होता है वो एक यूनिक वैल्यू देता है आपको, है ना, मतलब एक यूनिक वैल्यू रखता है। अगर मैं डेफिनेशन की बात करूं, डेफिनेशन ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल्स, तो डेफिनेट इंटीग्रल एक्चुअल में आपको एक एरिया देता है, ठीक है। कहने का मतलब कि अगर आप किसी फंक्शन का डेफिनेट इंटीग्रल्स फाइंड करेंगे तो वो डेफिनेट इंटीग्रल्स आपको एक एरिया देता है, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे ये एरिया दे रहा है क्या, a b c d, इस एरिया की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है, क्लियर ये बात। तो अब देखो ध्यान दो जरा, डेफिनेट इंटीग्रल्स को फाइंड करने के लिए आपके पास कई टेक्निक हैं, ठीक है, जिसमें से आपके एनसीईआरटी बुक में पहली टेक्निक दी गई है डेफिनेट इंटीग्रल एज द लिमिट ऑफ अ सम, ठीक। तो हम लोग देखेंगे कि इस टेक्निक जो दी गई है डेफिनेट इंटीग्रल एज द लिमिट ऑफ अ सम, तो लिमिट ऑफ अ सम के कॉन्सेप्ट से किसी गिवन फंक्शन का डेफिनेट इंटीग्रल्स हम कैसे फाइंड करेंगे। हालांकि इसको डेफिनेट इंटीग्रल्स को फाइंड करने के लिए और भी आपके पास टेक्निक है जो बहुत आसान है। ये टेक्निक अभी चूंकि बेसिक आप सीख रहे हो तो बेस बिल्डिंग है, ठीक है, तो इसको आपको जानना थोड़ा जरूरी है। थोड़ी सी ये आपको थोड़ा सा मैं बोलूँ तो मैं ये नहीं बोलूँगा टफ लग सकता है, ठीक है, हाँ, बट थोड़ा सा लेंदी हो सकता है ये, लेकिन इसके बाद वाली एक्सरसाइज में, मतलब कि एक्सरसाइज 7.9 और उसके आगे वाली एक्सरसाइज में डेफिनेट इंटीग्रल्स फाइंड करना आपके लिए बहुत आसान होगा, ठीक है, हाँ। बट एक्सरसाइज 7.8 में जो हम एक एक्सप्रेशन लाएंगे, ठीक है, उस एक्सप्रेशन के हेल्प से आपको डेफिनेट इंटीग्रल्स फाइंड करना पड़ेगा, तो एक्सप्रेशन आपको याद रहेगा तभी आप कर पाएंगे, ठीक है। तो कोई बात नहीं, हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे कि आपको डेफिनेट इंटीग्रल एज द लिमिट ऑफ अ सम, ये जो टेक्निक है डेफिनेट इंटीग्रल्स फाइंड करने की, वो आपको बिल्कुल अच्छे से समझ आए, ठीक। तो हम सीखने जा रहे हैं डेफिनेट इंटीग्रल एज ए लिमिट ऑफ अ सम, ठीक है। तो देखो जरा ध्यान दो आप, लेट f बी अ कॉन्टिन्यूअस फंक्शन, ये जो हमारा y इक्वल टू एफ एक्स है,
एक कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है, ठीक है, और ये डिफाइंड है कहाँ पे, डिफाइंड ऑन अ क्लोज इंटरवल a टू b, और ये क्लोज इंटरवल यहाँ a टू b क्या है, डिफाइंड है, ठीक है। तो अभी हम जस्ट अभी आपको बता के आए कि जो डेफिनेट इंटीग्रल होता है ना, वो एक एरिया को रिप्रेजेंट करता है, एरिया अंडर द कर्व y इज इक्वल टू एफ एक्स, ऑर्डिनेट x इज इक्वल टू a एंड ऑर्डिनेट x इज इक्वल टू b, और x एक्सिस की, मतलब ये एरिया, इस एरिया को रिप्रेजेंट करेगा। अगर डेफिनेट इंटीग्रल्स मैं बोलूं कि अगर ये डेफिनेट इंटीग्रल a टू b एफ एक्स dx है तो, ठीक, क्लियर ये बात है ना। तो ये जो मेरा डेफिनेट इंटीग्रल होगा ये इस एरिया को रिप्रेजेंट करेगा। तो हम लोग बस इसी को डिराइव करने जा रहे हैं, एक एक्सप्रेशन फाइंड करेंगे लिमिट ऑफ सम का, है ना। तो देखो एक्सप्रेशन कैसे फाइंड करते हैं लिमिट ऑफ सम का। देखो क्या करेंगे, यहाँ पे ध्यान दो जरा, ये जो आपको लिमिट दी गई है x इज इक्वल टू a टू x इज इक्वल टू b, है ना, इसमें हम लोग देखो यहाँ पे नाम से भी दिख रहा है आपको लिमिट ऑफ अ सम, मतलब कि कहीं ना कहीं आपको सम करना है ना। तो देखो हम क्या करेंगे, अब तो हम लोग डेफिनेट इंटीग्रल से जस्ट पढ़े कि ये एरिया देता है, तो अब हम क्या करेंगे, इस जो एरिया ये पूरी आपको दिख रही है ना, इसको हम लोग छोटी छोटी एरिया में डिवाइड कर लेंगे, ठीक है, छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर लेंगे, और उस पार्ट को क्या कर देंगे, फिर उन छोटे छोटे पार्ट की एरिया निकालेंगे और उस एरिया को ऐड कर देंगे। जो छोटे छोटे पार्ट की एरिया आई रहेंगे ना, उन सारे एरिया को ऐड कर देंगे, तो हमको इस पूरे ये जो रीजन दिख रहा है ना, इस रीजन की एरिया मिल जाएगी हमको। और जब वो एरिया हमारी क्या होगी, डेफिनेट इंटीग्रल्स a टू b एफ एक्स डी एक्स, इसके क्या होगी, इक्वल होगी, है ना। तो चलो देखो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, अब आपके आइडिया दिमाग में बन गया होगा कि आखिर में आपको करना क्या है ना। तो देखो इसको लिए पहले हम लोग क्या करेंगे, ये जो हमारी एरिया दिख रही है पूरी एरिया अंडर द y इक्वल टू एफ एक्स कर्व, y इक्वल टू एफ एक्स, x इक्वल टू a, x इक्वल टू b, और x एक्सिस के बीच में, मतलब ये पार्ट पूरा है, इसके यहाँ से यहाँ तक की बात कर रहा हूँ मैं, है ना। इसको हम लोग छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। तो सपोज दैट यहाँ से आप एक डिवाइड कर लो, यहाँ से, ठीक है, यहाँ से एक डिवाइड कर लो आप, और एक पार्ट यहाँ से ले लो। देखो इसमें ध्यान रखना है कि जो पार्ट, जिस पार्ट में आप डिवाइड करोगे ना, वो सारे पार्ट क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। मतलब कि ये लेंथ, ये अगर सपोज दैट ये इधर जो विड्थ है ना, ये विड्थ अगर यहाँ पे h है, तो जो दूसरा पार्ट होगा आपका, उसकी भी विड्थ कितनी होनी चाहिए, h ही होनी चाहिए, ठीक है। सपोज दैट ऐसे से करते करते आप डिवाइड करते करते गए, और एक यहाँ पे भी डिवाइड कर दिया आपने, ठीक है, ठीक। तो ये जो होगा आपका यहाँ पे, ये क्या हो जाएगा, सपोज दैट ऐसे देखो, ध्यान दो जरा, ये आपका x इज इक्वल टू a है ना, तो ये जो फर्स्ट होगा ये आपका क्या हो जाएगा, x0, और ये आपका x1, और ये आपका x2। इसी तरह ये जो लास्ट वाला होगा आपका ये, ठीक है, ये क्या हो जाएगा xn, और इसके जस्ट पहले वाला जो होगा आपकी क्या हो जाएगा xn-1, ठीक है, क्लियर ये बात है ना। अच्छा, और ये ध्यान रहे कि जो ये विड्थ है वो क्या है, h है हमारी ना, ये विड्थ है h है, क्लियर ये बात। क्या किया मैंने, ये जो पूरी एरिया थी, मैंने इस एरिया को छोटे छोटे पार्ट में, मतलब क्या है तो बोले तो छोटे छोटे स्ट्रिप पे मैंने क्या किया, इनको डिवाइड कर लिया है, और इस स्ट्रिप की जो मैंने विड्थ रखी है वो h रखी है, ठीक है, क्लियर ये बात। कितने विड्थ में मैंने, और ये जो विड्थ है सबकी क्या है, सेम है, मतलब कि मैंने इसको इक्वल सब इंटरवल में, ये जो इंटरवल था ना आपका a टू b, इसको मैंने छोटे छोटे सब इंटरवल में डिवाइड कर लिया। कितने सब इंटरवल में डिवाइड किया है, n सब इंटरवल में, ठीक है, क्लियर ये बात। तो जो आपका क्लोज इंटरवल था a b, इसको आपने सब इंटरवल में डिवाइड कर लिया है ना। तो देखो किस पहला इंटरवल क्या लिया आपने, देखो यहाँ पे जरा ध्यान दो, x0 to 1, है ना, x0 to 1, ठीक है। सेकेंड सब इंटरवल क्या है आपका, x1 to x2 ना। इसी तरह आप डिवाइड करते गए, सपोज दैट, तो लास्ट सब इंटरवल आपका क्या मिला, xn-1 to xn, ठीक है, क्लियर ये बात समझ में आ रही है ना। तो आपने क्या किया, ये जो इंटरवल दिया गया था आपको x इक्वल टू a टू x इक्वल टू b, इसको आपने इक्वल n सब इंटरवल में डिवाइड कर लिया, ठीक है। ये सारे इंटरवल क्या है, इक्वल है। देखो यहाँ पे सबकी विड्थ कितनी है, h है, ठीक है, और इंटरवल है कितने, n इंटरवल है, ठीक है, क्लियर ये बात। अच्छा,
अब यहां से जरा ध्यान दो आप, देखो अगर थोड़ा सा समझने के लिए मैं अगर आपको एक और फिगर ड्रॉ कर दे रहा हूं, ठीक है, समझाने के लिए। देखिए अब जो ये विड्थ लिया है ना हमें, ये एच की वैल्यू क्या होगी, यहां से जरा ध्यान दो आप, एच इज इक्वल टू बी माइनस ए बाई एन, ठीक है। एच की वैल्यू क्या होगी, बी माइनस ए बाई एन। देखो कैसे ये एच की वैल्यू बी माइनस ए बाई एन होगी, ध्यान दो जरा, देखो ये यहां से यहां तक की हमने क्या किया, जो ये इंटरवल दिख रहा है एक्स इक्वल टू ए टू एक्स इक्वल टू बी, इसको मैं इक्वल सब इंटरवल में यहां पे क्या कर रखा हूं, डिवाइड कर रखा हूं, है ना। तो जरा आप ध्यान दो कितने इंटरवल में डिवाइड किया है मैंने, एन इंटरवल में, है ना। तो ये आप ध्यान दो जरा, मैं अगर ये अगर विड्थ आपकी सपोज ये इंटरवल एक है हमारा और ये विड्थ एच है, तो अगर हमको एच की वैल्यू फाइंड करनी है तो देखो क्या करेंगे हम लोग, यहां से यहां तक की कितनी विड्थ है, ये इंटरवल कितना, यहां से यहां तक का बी है, ठीक। और उसमें से मतलब ये देखो यहां ध्यान दो, ये पूरा यहां से यहां कितना है, ये बी है, मतलब यहां से लेकर के यहां तक कितना है, ये लेंथ बी है ना पूरी, ठीक है। इसमें से मैं क्या कर रहा हूं, ए को माइनस कर रहा हूं, यहां से ध्यान दो जरा आप, ये जो यहां से यहां तक दिख रही है, ये कितनी है, ए है ना। देखो यहां पे मैंने क्या किया, एक्स इक्वल टू ए लिया है ना, यहां पे ये एक्स इक्वल टू ए है, तो मतलब यहां तक की जो ये विड्थ है ये क्या है हमारी, ए है। तो मैं अगर इस बी में से पूरे यहां से यहां तक की इतनी विड्थ माइनस करूंगा तो हमको क्या मिलेगा, यही मिलेगा ना, ठीक है। तो मतलब कि अगर मैं बोलूं यहां से यहां तक की विड्थ ये, तो ये क्या हो जाएगी आपकी बी माइनस ए, ठीक है। तो ये हो गया आपका क्या, बी माइनस ए। अब क्या किया हूं मैं, इस विड्थ को यहां से यहां तक की विड्थ, ये जो दिख रही है आपको, ये वाली यहां से यहां तक की, इसको मैंने क्या किया है, एन इक्वल सब इंटरवल में डिवाइड कर दिया है। तो अगर आप इसको n से डिवाइड कर दोगे तो आपको सिंपल क्या मिलेगा, अच्छी ही तो मिलेगी, एक स्ट्रिप जो हमारे दिख रही है इसकी विड्थ ही तो मिलेगी आपको, है ना। समझ में आ रही ना बात, क्या किया मैंने, यहां से यहां तक की विड्थ हमारी क्या थी, ये पूरी यहां से ये बी थी, तो मैंने क्या किया है, इस बी में से इतनी विड्थ ए को माइनस कर दिया तो हमको सिंपल ये विड्थ मिल गई, मतलब यहां से यहां तक की विड्थ मिली। अब इस विड्थ को मैंने क्या किया है, सब विड्थ में मतलब सब इंटरवल में छोटे छोटे n डिवाइड कर रखा हूं। तो जब मैं इसको n से डिवाइड करूंगा तो क्या देगा, सिंपल हमको ये h ही तो देगा, ठीक है। तो मतलब कि ईच स्ट्रिप की हमको जो विड्थ है h वो हमको मिल जाएगी क्या, b माइनस ए बाई एन। समझ में आया ये h की वैल्यू कैसे लिखा है मैंने, हाँ क्लियर। यहां से आप क्या करो, n की वैल्यू फाइंड कर लो। तो n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, b माइनस ए बाई एच, ठीक क्लियर, यहां तक बात समझ में आई। अच्छा अब आप ध्यान दीजिए थोड़ा, जो ये x0 है, ये x0 क्या है, यही है ना, सब इंटरवल जो x0 हम लोग ले रखे हैं, ये x0 क्या है, यही है, मतलब x इक्वल टू ए होगा आपका, ठीक। तो x0 इज इक्वल टू क्या है, ए है आपका, है ना। और फिर x1 क्या हो जाएगा आपका, x1 ये x1 क्या मिलेगा आपको, देखो जरा ध्यान दो, यहां तक का क्या है आपका, ये a है, और आप आ गए x1 पे तो h प्लस हो गया ना, तो यहां तक का a और ये प्लस h, मतलब क्या हो जाएगा आपका ये x1 a प्लस h, ठीक है। वैसे ही आप अगर आप x2 निकालना चाहोगे तो x2 क्या हो जाएगा आपका, a प्लस 2h, है ना। देखो जरा ध्यान दो आप, यहां से ये h2 निकाल रहे हो ना आप, ये x2 सॉरी ये x2 निकाल रहा हो ना, x2 इक्वल टू क्या मिला, a प्लस 2h। देखो यहां तक जो निकाले थे आप x1 तक, तो x1 तक आपको क्या मिल गया था, a प्लस h, आप आ रहे हो x2 पे, तो ये h क्या हो जाएगा, इस x1 में ऐड हो जाएगा। तो x1 आपका क्या था, a प्लस h, और यहाँ पे फिर प्लस h कर लोगे तो क्या मिल जाएगा, a प्लस 2h, है ना। जिससे देखो यहाँ x1 तक क्या था आपका, a प्लस h था, और फिर आप आ गए क्या यहाँ x2 पे, तो ये h आपका क्या हो जा रहा है, सिंपल इसमें और ऐड हो जा रहा है ना। ये मैं यहाँ तक ये विड्थ निकाल रहा हूँ, ठीक है, यहाँ से यहाँ 0 से लेकर के x2 तक का, तो क्या हो जाएगा यहाँ तक, तो यहाँ से यहाँ तक आप ऑलरेडी निकालो, a प्लस h है, तो यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा, a प्लस h प्लस h, मतलब क्या हो जाएगा a प्लस 2h, ठीक है। क्लियर, ये बात समझ में आई, है। अच्छा अभी आपका क्या हो जाएगा, डॉट डॉट करते जाओ ऐसे ही, ठीक है। और फिर आप अगर xn-1 निकालना चाहोगे तो क्या मिलेगा, ऐसे आपको xn-1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, a प्लस n-1 इंटू h, ठीक। आगे बात समझ में, ये जो हम
x0, x1 और x2 और xn-1 की वैल्यू कैसे निकालें ये पता चल गया आपको, ठीक है ना। क्लियर ये बात, यहाँ तक समझ में आया है? किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं ना? ठीक है। अब ध्यान दीजिए, देखो अगर आप एरिया निकालना चाहोगे किसकी, इसकी, ये जो फर्स्ट सब इंटरवल दिख रहा है आपको ये वाला, ठीक है, इसकी अगर आप एरिया निकालोगे इसकी, तो देखो क्या ये रेक्टेंगल शेप का दिख रहा है ना आपको, जरा यहाँ पे चाहो तो आप ऐसे कर लो, ठीक है, यहाँ पर भी अगर आप कर लोगे तो थोड़ा सा देखो ऐसे दिखेगा ना। देखो अब मैं क्या करने जा रहा हूँ, ये जो दिख रही है विड्थ आपको, ये इसकी एरिया, आप क्या करें, लिमिट ऑफ द सम कर रहे हैं हम लोग ना, तो जो छोटे छोटे सब इंटरवल निकाले, इन सब इंटरवल की क्या निकालेंगे, एरिया निकालेंगे और फिर से एरिया को ऐड कर देंगे, तो हमको ये पूरी एरिया क्या होगी, मिल जाएगी, है ना। तो देखो अगर मैं ये जो स्ट्रिप दिख रही है हमको, ये वाली फर्स्ट वाली, अगर मैं इसकी एरिया निकालने जाऊंगा तो देखो विड्थ क्या है, रेक्टेंगल शेप की दिख रही है ना ये, तो रेक्टेंगल की एरिया क्या होती है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, ठीक है। तो जो ये विड्थ है आपकी, ये h, ये क्या हो जाएगा आपका h, है ना। देखो इस रेक्टेंगल की अगर मैं एरिया निकालूंगा तो क्या हो जाएगा, l इंटू बी होता है ना रेक्टेंगल की एरिया, तो ये हो जाएगी आपकी विड्थ h, और लेंथ, ये लेंथ क्या हो जाएगी आपकी, देखो ये x इक्वल टू ए है ना, तो x इक्वल टू ए पे जो आपकी लेंथ मिलेगी वो क्या मिल जाएगी, एफ ए, ठीक है, h इंटू एफ ए, ठीक है, प्लस, तो आपको इस पहले वाले स्ट्रिप की एरिया क्या हो चुकी है, मिल चुकी है ना। अब आप इसकी एरिया निकालो, ये विड्थ है, ये आपकी क्या है, ध्यान दो जरा, यहाँ पे ये जो विड्थ है इसकी क्या है, h है, तो h हो गया आपका। फिर और ये लेंथ देखो, ये x1, ये लेंथ आपकी ये x1 है ना, ठीक है, तो x1 क्या है आपका, x1 इक्वल टू क्या मिला है आपको, a प्लस h, तो आपका ये जो लेंथ हो जाएगी क्या, एफ ए प्लस एच, ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका एफ ए प्लस एच, ठीक है। तो आपको सेकेंड स्ट्रिप की भी क्या, देखो थोड़ा सा आपके दिमाग में सवाल उठ रहा होगा कि सर ये विड्थ आप बोल रहे हैं तो आप सिर्फ इतनी एरिया तो मिलेगी, ये लेंथ हो गई, सपोज मान लीजिए ये आप बोल रहे हैं कि सर ये लेंथ है आपकी एफ ए प्लस एच और ये विड्थ एच है, तो ठीक है एरिया तो मिलेगी, बट इतनी एरिया ये तो रिमेनिंग छूट जा रही है ना आपकी, उसका भी समाधान है, बस थोड़ा सा आप इसको देखो, इसके बाद हम उसका भी समाधान बता रहे हैं, ठीक है। तो एक्चुअली करेंगे क्या, ये लिमिट ऑफ द सम पड़ेगा ना, तो हम लोग क्या करेंगे, लिमिट ले लेंगे, तो कैसे लेंगे लिमिट अभी मैं आपको समझा रहा हूँ, ठीक है, अभी बस फिलहाल आप देखो। चलो यहाँ तक बात समझ में आ गई ना, क्लियर है यहाँ तक। अच्छा अब अगर आपको ऐसे ही करते जाओ, ठीक है, ऐसे ही आप आगे तक करोगे ना, तो अब आप इसकी ये जो स्ट्रिप दिख रही है ना, इसकी आप एरिया निकालो, तो क्या हो जाएगी, यहाँ पे भी देखो इसकी भी विड्थ क्या है, h ही है, ठीक है, तो h इंटू एफ क्या हो जाएगा, a प्लस, देखो यहाँ पे एक्स एन माइनस वन है ना, तो एक्स एन माइनस वन क्या मिला है आपको, a प्लस एन माइनस वन इंटू एच, तो इसकी वैल्यू आप यहाँ पे रखेंगे तो आपको ये लेंथ मिल जाएगी, ठीक है, ये लेंथ ना, ये वाली, तो क्या हो जाएगी लेंथ आपकी एफ ए प्लस एन माइनस वन इंटू एच, ठीक है। क्लियर ये बात समझ में आई। थोड़ा से आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि पेशेंस नहीं रखेंगे तो काम नहीं बनने वाला है, ठीक है। क्लियर ये बात यहाँ तक है। अब देखो जो बोल रहे थे ना आप, सर ये वाली एरिया तो रिमेनिंग रहेगी, यहाँ पर भी एरिया बच रही है, तो इस एरिया के लिए हम लोग क्या करेंगे, ये जो आपकी विड्थ h दिख रही है ना, इसको h को हम लोग टेंड करा देंगे जीरो की तरफ, ठीक है, मतलब h टेंड्स टू जीरो। जब आपका h टेंड्स टू जीरो होगा तो सपोज देखो मतलब क्या, ये h आपकी बहुत कम हो जाएगी, मतलब जीरो तो नहीं होगी बट जीरो के बहुत पास चली जाएगी। तो जरा आप ध्यान दो, देखो जो विड्थ आपकी इतनी थी, यहाँ पे इस तरह से देख रहे थे, ये विड्थ आपकी h थी, अब आपने क्या किया, h को टेंड्स करा दिया जीरो की तरफ, तो ये विड्थ आपकी क्या हो जाएगी, बहुत कम हो जाएगी, बहुत मतलब इतनी पास आ जाएगी। तो देखो ये कहीं ना कहीं आपको जब ये h टेंड्स टू जीरो होगा, मतलब ये आपकी बहुत इसके पास आ जाएगी, यहाँ पे कहीं इस तरह से आ जाएगी, तो ये विड्थ आपकी, अब ये जो दिख रहा है ना ये वाला पार्ट, ये अब आपका नहीं दिखेगा, सिंपल ये पतली सी स्ट्रिप रेक्टेंगल शेप की मिल जाएगी, ठीक है। तो ये जो इतना एरिया बच रहा था ना, ये वाला कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा। तो अब देखो जब ये आपकी यहाँ तक बिल्कुल इतनी पतली यहाँ से स्ट्रिप बनेगी, जब आप h टेंड्स टू जीरो करेंगे, यहाँ से ऐसे बनेगी ना बिल्कुल यहाँ से, तो ये लेंथ एकदम इक्वल आ जाएगी और ये पतली सी स्ट्रिप रेक्टेंगल शेप की आपको मिल जाएगी। तो आपकी ये जो छोटी एरिया है ना, ये भी उसमें क्या हो जाएगी, कवर्ड हो जाएगी, क्योंकि अब ये स्ट्रिप आपकी जब आप h टेंड्स टू जीरो कर दिए ना, तो ये आपकी अब एकदम पतली पतली स्ट्रिप बन जाएंगी। तो उस केस में आपका जो ये वाला इतना पार्ट बच रहा था ना, वो नहीं बचेगा, ठीक है, समझ में आई बात। तो अब आप क्या करेंगे, यहीं पे इसको क्या कर दीजिए,
लिमिट h टेंड टू 0। ठीक है, क्लियर ये बात? यहां तक समझ में आया आपको? किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं ना? ठीक, अच्छा। अब ध्यान दो आप जरा, जब आप h टेंड टू 0 करेंगे यहां पे मैं बोल रहा हूं, यहां n इक्वल टू b माइनस a के केस में, यहां पे ध्यान दो, जब आप क्या कर रहे हो, h टेंड टू 0, ये आपका h है, ठीक है। इफ h टेंड्स टू 0, तो उस केस में h क्या हो जाएगा, देन n टेंड्स टू इनफाइनाइट ना। देखो ये h की वैल्यू क्या हो जाएगी, आप 0 की तरफ टेंड करा रहे हो, मतलब 0 के पास लेके जा रहे हो, तो उस केस में आपका जो n होगा, देन n टेंड्स टू इनफाइनाइट। देखो जब आप यहाँ पे 0 रख दोगे तो ये n की वैल्यू क्या मिल जाएगी, 1/0, मतलब क्या, इनफाइनाइट। तो n टेंड्स करेगा आपके इनफाइनाइट की तरफ। वैसे भी देख लो, अगर आप जब इसको आप एकदम पतली स्ट्रिप बना दोगे तो आपके जो नंबर ऑफ स्ट्रिप हो जाएंगी, मतलब ये विड्थ आप बहुत कम कर दोगे, तो ये जो नंबर ऑफ इंटरवल, आई मीन जो ये विड्थ हो जाएगी, नंबर ऑफ जो इंटरवल्स हो जाएंगे, ठीक है, वो क्या हो जाएंगे, इनफाइनाइट हो जाएंगे, बहुत सारे हो जाएंगे। ठीक है, तो देखो, तो कहने का मतलब कि जब आप h को 0 की तरफ टेंड्स कराएंगे तो जो आपका n होगा वो इनफाइनाइट की तरफ टेंड्स करेगा। ठीक है, क्लियर ये बात? अच्छा, ठीक है, यहां तक किसी को आई थिंक कोई डाउट नहीं होना चाहिए ना। ठीक है, अब देखो कहने का मतलब कि अब आपको इसकी क्या मिल चुकी है, एरिया आप फाइंड कर चुके हो। ठीक है, ये पूरी एरिया इसकी, और आप डेफिनेट इंटीग्रल भी आपको क्या देता है, एरिया ही देता है। ठीक है, अंडर द कर्व एंड ऑर्डिनेट x इक्वल टू a, ऑर्डिनेट x इक्वल टू b, और ये x एक्सिस के बीच का, मतलब यही वाला एरिया देता है। तो आप लिख लो इंटीग्रेशन ऑफ a टू b fx dx इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0, और ये आपका h एफ ए प्लस एफ ए प्लस एच, और ये आपका प्लस डॉट डॉट, ठीक है, प्लस क्या दे दे रहा है, ये अब इसकी जरूरत नहीं है, मैं इसको इरेज कर दे रहा हूँ। ठीक है, अब आपको समझ में आ गया, ये वाला फिगर सिर्फ आपको समझाने के लिए था ना। ठीक, चलिए देखिए, ए प्लस एच, और ये फिर एच इंटू एफ ए प्लस n-1 इंटू एच, और ये, ठीक है, क्लियर ये बात? यहां तक समझ में आया? हाँ, इसमें किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। मैंने क्या किया है, इस एरिया को निकाल लिया है, तो ऑब्वियस बात है हमारा डेफिनेट इंटीग्रल भी क्या देता है, एरिया ही देता है। तो ये एरिया और ये डेफिनेट इंटीग्रल्स दोनों आपस में क्या हो गए, इक्वल हो गए। ठीक है, समझ में आई बात? अब देखिए यहां पे क्या करेंगे हम लोग, a टू b fx dx इज इक्वल टू लिमिट, देखो यहां से देखो क्या दिख रहा है आपको, h कॉमन दिख रहा है ना। ठीक है, h को आप क्या कर लीजिए, कॉमन कर लीजिए। ठीक है, लिमिट h टेंड्स टू 0, h कॉमन दिख रहा है, देखो यहाँ पे भी h है, सॉरी यहाँ पे h छूट गया क्या, प्लस यहाँ पे भी h है ना। ठीक है, h देखो यहाँ पे दिख रहा है, h यहाँ पे भी है, आगे भी जो टर्म आएंगे उसमें भी h रहेगा, और यहाँ पे भी h है। ठीक है, तो h को आप क्या कर लो, कॉमन कर लो। तो h को आप कॉमन कर लोगे तो क्या मिलेगा आपको, एफ ए प्लस एच प्लस डॉट डॉट एफ ए प्लस n-1 इंटू एच। ठीक, क्लियर ये बात ना? ठीक है, क्लियर है यहाँ तक किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। देखो अब क्या करेंगे हम लोग, जो h की वैल्यू मिली आपको क्या है, b माइनस ए बाई एन है ना। ठीक है, देखो h इज इक्वल टू b माइनस ए बाई एन है, तो आप b के प्लेस पे क्या पुट कर दीजिए, b माइनस ए बाई एन। ठीक है, तो लो मैं पुट कर देता हूँ यहाँ पे, ये h के प्लेस पे b माइनस ए बाई एन, और ये आपकी जो लिमिट थी, सिंपली लिमिट, देखो अब ये
एन के टर्म हो गए, यहाँ से एच क्या हो गया, रिमूव हो गया है ना। तो जब आप n इक्वल टू बी माइनस ए बाई एच था, जब आपका h टेंड कर रहा था किस तरफ, जीरो की तरफ, उस केस में n टेंड कर रहा है आपका इनफाइनाइट की तरफ। तो यहाँ पे h का टर्म आपका हट गया है, सिर्फ n का टर्म आ गया है ना, तो आप लिमिट भी n की ही रखेंगे। तो जब h इक्वल टेंड्स टू जीरो था, उस केस में हमारा n टेंड्स टू क्या था, इनफाइनाइट था, तो n टेंड्स टू इनफाइनाइट। ठीक है, क्लियर ये बात, यहाँ तक समझ में आया। अब इसमें देखो ध्यान देने वाली बात क्या है, ये जो b माइनस ए है ये क्या है, कांस्टेंट है, तो b माइनस ए को हम लोग लिमिट किस तरफ लिख लेते हैं। ठीक है, क्लियर ये बात। चलिए, तो देखो जगह नहीं है, फिर मैं यहीं पे एडजस्ट कर रहा हूँ, आप समझेंगे इस बात को। ठीक है, मैं क्या कर रहा हूँ, b माइनस ए को लिमिट से पहले लिखूंगा। ठीक, तो फिर इरेज करना पड़ेगा हमको, तो ध्यान दो आप जरा। देखो ये आपका जो b माइनस ए हो गया यहाँ पे, है ना, और फिर ये आपको हो गया लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट, और ये 1/n हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका क्या है, यही आपका एक्सप्रेशन है डेफिनेट इंटीग्रल एज द लिमिट ऑफ अ सम। ठीक है, क्लियर है, ये बात समझ में आई है, समझ में आया ना। देखो कॉन्सेप्ट थोड़ा नया है, और मैं बोलूँ तो थोड़ा सी नई चीज़ें आप सीख रहे हो, तो जब आप नई चीज़ें सीखते हैं ना, तो थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, क्योंकि बेसिक कॉन्सेप्ट जो चीज़ें रहती है वो आपको पता नहीं रहता है ना। तो थोड़ा सा पेशेंस के साथ समझेंगे तो समझ में आएगा, ऐसी कोई बात नहीं है कि नहीं समझ में आया। वैसे भी मैंने पूरी कोशिश की है आपको एक एक चीज़ को समझाने की। ठीक है, तो वीडियो को पॉज कीजिए और नोट कर लीजिए। देखो, तो एक बार क्विक रिव्यू ले लेते हैं कि मैंने आखिर में क्या किया है इसमें। ठीक है, तो देखो क्या किया है मैंने, क्या फंक्शन था मेरा, क्या f कॉन्टिन्यूस फंक्शन था क्लोज इंटरवल a b में, तो ये हमारा कॉन्टिन्यूस फंक्शन का एक ग्राफ मिला इस तरह से। ठीक है, समझ में आ रही बात। तो अब इसको मैंने क्या किया, ये जो x इक्वल टू a टू x इक्वल टू b जो ये हमारा इंटरवल दिया गया था, इस इंटरवल्स को मैंने क्या किया, छोटे छोटे सब इंटरवल में इक्वल सब इंटरवल में डिवाइड कर लिया। तो ये हमारे क्लोज इंटरवल ए बी को मैंने इक्वल सब इंटरवल में डिवाइड कर लिया है, कितने क्लोज इंटरवल में, n क्लोज इंटरवल में। ठीक है, फिर वहां से मैंने क्या, ये सब जो इंटरवल दिख रहे हैं ये, ठीक है, उनका मैंने विड्थ क्या लिया है, h ले लिया है। तो जो h की वैल्यू मिली हमको b माइनस ए बाई एन मिली, कैसे मिली ये ऑलरेडी हम आपको समझा चुके हैं। ठीक है, यहाँ से अगर आप n इक्वल टू फाइंड करेंगे तो n इक्वल टू मिलेगा b माइनस ए बाई एच। यहाँ से आप ध्यान दो, जब अगर आपका h टेंड करेगा जीरो की तरफ, मतलब ये वैल्यू आपकी जब h जीरो होगी, उस केस में आपका जो n हो जाएगा वो इनफाइनाइट की तरफ टेंड्स करेगा। देखो अगर यहाँ पे जीरो होगा तो n की वैल्यू क्या मिलेगी, इनफाइनाइट ही मिलेगी। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट क्लियर है। अब मैंने क्या किया है, ईच इंटरवल को फाइंड कर लिया। तो x इक्वल टू जीरो क्या होगा आपका, यहाँ से यहाँ तक का क्या होगा, ऑब्वियसली क्या होगा, a होगा, क्योंकि यहाँ पे x इक्वल टू क्या है, a है, तो ये x जीरो आपका, ये भी x जीरो ही है, और ये x इक्वल टू a है। तो यहाँ से x जीरो की वैल्यू क्या मिली आपको, सिंपल a मिल गई। x1 की बात करूंगा तो हमारा यहाँ से यहाँ ये x1 है, यहाँ पे ये x1 है। ठीक है, ये x1 है, ये वाली लाइन जो दिख रही है ये x1 है। तो यहाँ से यहाँ की अगर मैं बात करूंगा तो ये आपका a था, यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू, क्योंकि x इक्वल टू a है, मतलब x जीरो आपका a था, मैं यहाँ से x1 फाइंड कर रहा हूँ, तो मतलब h क्या कर रहा हूँ, एक्स्ट्रा ऐड हो रहा है इसमें, तो ये क्या हो जाएगा, a प्लस h हो जाएगा। वैसे आपका x1 मिल गया a प्लस h, h2 भी सिमिलरली वैसे ही मिल गया, xn माइनस 1 भी आपका मिल गया। ठीक, समझ में आई बात। अब मैंने क्या किया है, ये जो मैंने छोटी छोटी पतली पतली स्ट्रिप जो डिवाइड कर रखी थी, इन स्ट्रिप की मैंने क्या निकाली है, एरिया निकाली है। ठीक है, तो अगर मैं इस स्ट्रिप की एरिया निकालूंगा इसकी, तो ये आपकी विड्थ हो गई h, तो ये आपकी विड्थ देखो जैसे कि ये रेक्टेंगल शेप में दिख रही है आपको, तो इसकी ये विड्थ हो गई आपकी h, और ये आपकी लेंथ हो गई क्या, fa, ये आपकी लेंथ हो गई। ठीक है, कैसे लेंथ मिली आपको, x इक्वल टू यहाँ पे क्या वैल्यू है, a है ना, मतलब ये x जीरो क्या मिला है आपको, a मिला है। तो a मैंने x जीरो की वैल्यू जो a थी उस फंक्शन में पुट किया है fa में, यहाँ पे x के प्लेस पे मैंने x जीरो की वैल्यू जो a थी उसको मैंने यहाँ पे पुट किया है, तो हमको लेंथ मिली क्या, fa। तो आपको इस स्ट्रिप की एरिया क्या मिलेगी, h इंटू fa, क्योंकि h जो होगी इसकी विड्थ हो गई और जो लेंथ हो गई वो इसकी fa होगी। ठीक है, इसकी विड्थ मिल गई, प्लस इसकी अब मैं अगर इसकी एरिया निकालने जाऊंगा तो इसकी भी विड्थ h है, तो ये h इंटू fa प्लस h, मतलब कि ये आपकी विड्थ h हो गई यहाँ पे। ठीक है, और ये लेंथ की बात करूंगा तो ये आपकी लेंथ होगी, ये जहाँ पे x1 क्या है आपका, x1 की वैल्यू यहाँ से आप क्या निकाला, a प्लस एच, तो मैंने x1 की वैल्यू क्या किया, इस फंक्शन में पुट कर दिया, तो ये मिल गया हमको fa प्लस एच, मतलब कि इसकी जो लेंथ मिली इस वाले रेक्टेंगल की वो मिल गई आपको fa प्लस एच। तो ये मिल गया आपको इस वाले स्ट्रिप की एरिया। ऐसे ही आप निकाल देंगे, आगे भी स्ट्रिप की एरिया निकालते रहेंगे। ठीक है, जो आगे स्ट्रिप आएंगी, मैं xn की बात करूँ, मतलब इस स्ट्रिप के एरिया की बात करूंगा, तो आपको मिल जाएगा क्या, h इंटू f इंटू a प्लस
n-1 इंटू एच। हाँ, बट थोड़ी समस्या आपके सामने ये थी कि सर जब आप इसकी एरिया निकालने जा रहे हैं तो ये रेक्टेंगल शेप बोल रहे हैं आप, तो रेक्टेंगल तो सिर्फ इतना ही दिख रहा है हमको, ये इतना पार्ट तो हमको एक्स्ट्रा दिख रहा है, ये इसकी एरिया कैसे निकालेंगे हम लोग। तो इसीलिए हमने क्या कर लिया, यहाँ पे लिमिट ले लिया है, लिमिट h टेंड टू 0, ठीक है। h को मैंने 0 की तरफ टेंड करा लिया। h को 0 की तरफ टेंड कराने का मतलब कहने का ये है कि जो ये विड्थ आप लिए हो, ये यहाँ से ये इतनी h जो लिए हो ना, ये इसको आप 0 तो बना रहे हो, 0 बनाओगे तो देखो सपोज दैट अगर ये ऐसी भी है एरिया, इस तरह से आ रही है आपकी एरिया, ये इस तरह से, ठीक है। तो जब आप इसको 0 की तरफ टेंड कराएंगे तो ये आपकी ऐसे आ रही ना, जब आप h को जब 0 की तरफ टेंड कराएंगे तो मतलब ये h को आप बहुत क्लोज ला रहे हो, ये इतनी विड्थ बना रहे हो, मतलब एकदम इतनी भी क्या, मतलब समझ लो इससे भी कम, मतलब इस तरह से विड्थ बना रहे हो, इस तरह से समझ लो। ये 0 की तरफ एकदम टेंड कर, 0 नहीं है मतलब एकदम, लेकिन 0 के बहुत पास है, तो विड्थ आपकी इससे बनी। देखो अब ये पतली से स्ट्रिप रेक्टेंगल शेप की हमको दिखने लगी है ना, ठीक है। समझ में आई बात। तो आपका ये वाला भी कॉन्सेप्ट क्या हो गया, क्लियर हो गया कि ये एरिया जो बच रही थी कैसे निकलेगी। मैंने क्या किया, उसीलिए इसी एरिया को भी फाइंड करने के लिए मैंने क्या किया है, इसकी लिमिट ले लिया, ठीक है। तो आपने लिमिट ले लिया। अब देखो आपने क्या किया, इस तरह सबके एरिया को ऐड कर रहे हैं यहाँ पे। तो कहने का मतलब कि जो ये छोटी छोटी स्ट्रिप बनाए इधर आगे भी रहेंगी यहाँ तक, ठीक है। तो इन स्ट्रिप के सारी एरिया को आपने ऐड कर दिया। तो जब आप ऐड कर दिए और फिर लिमिट भी ले लिए, तो कहने का मतलब ये एरिया भी आपको शामिल हो गई और ये एरिया भी शामिल, मतलब पूरी ये एरिया की आपको, मतलब इस पूरे रीजन की आपको क्या मिल गई, एरिया मिल गई, ठीक है। क्लियर ये बात। अब मैंने क्या किया, मैंने आपको जब डेफिनेट इंटीग्रल्स की डेफिनेशन बता रहा था तो उसमें कह रहा था कि जो किसी फंक्शन का डेफिनेट इंटीग्रल होता है या फिर कोई भी फंक्शन हो जिसका अगर उसका मैं अगर डेफिनेट इंटीग्रल निकालूं तो वो डेफिनेट इंटीग्रल एक एरिया को रिप्रेजेंट करता है। मतलब कि उस फंक्शन के अंडर और ऑर्डिनेट x इक्वल टू ए, ऑर्डिनेट x इक्वल टू बी और x एक्सिस के अंडर वो क्या बताता है, एक एरिया बताता है। तो मैं अगर इसको एक डेफिनेट इंटीग्रल निकालूं इस कॉन्टिन्यूअस फंक्शन f का इंटीग्रेशन ऑफ a टू बी एफ एक्स डी एक्स, तो ये भी क्या करता है, इसी की एरिया ही बताता है। मतलब इस पूरे ये जो रीजन दिख रहा है ना, ये यहाँ से यहाँ तक का ये पूरा रीजन इसकी एरिया देता है। तो अब चूंकि हम a जो निकाले ये भी इसी रीजन की एरिया है और ये जो डेफिनेट इंटीग्रल a भी इसी रीजन की एरिया दे रहा है, तो दोनों क्या होंगे, दोनों एरिया आपस में इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। फिर इसके बाद मैंने क्या किया है, आपको ये h है ना, h की वैल्यू हमको क्या है, b माइनस ए बाई एन है। तो मैंने h की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी थी, ठीक है। यहाँ से b माइनस, ऐसे देखो यहाँ पे मैंने पुट की थी क्या, b माइनस ए बाई एन। तो b माइनस ए हमारा क्या था, कांस्टेंट था। तो b माइनस ए को मैंने यहाँ पे कॉमन कर लिया है, यहाँ पे लिख लिया है, ठीक है। और ये आपका n, यहाँ पे आपका n रहेगा, ठीक है। तो ये जो एक्सप्रेशन होता है ना, फाइनली ये जो एक्सप्रेशन हमको मिला है, यही एक्सप्रेशन आपका कहलाता है क्या, डेफिनेट इंटीग्रल एज द लिमिट ऑफ अ सम। अब इसी एक्सप्रेशन के हेल्प से हम लोग एक्सरसाइज 7.8 के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अभी अभी हम आपको एक्सरसाइज 7.8 का जो एग्जांपल नंबर 25 है ना, उस एग्जांपल को करके दिखाऊंगा कि ये जो एक्सप्रेशन है कैसे यूज करेंगे क्वेश्चन में, ठीक। आपकी बुक एनसीईआरटी का जो एग्जांपल नंबर 25 है उसमें दिया गया आपको इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू 2x स्क्वायर प्लस 1 dx, ठीक है। इसको आपको लिमिट एज सम के हेल्प से इसका डेफिनेट इंटीग्रल्स आपको फाइंड करना है, ठीक है। तो आपको जो मैं बताया हूँ सॉल्यूशन देख लीजिए। तो अभी अभी जो मैं एक्सप्रेशन आपको लिमिट ऑफ अ सम, ठीक है, अभी अभी जो मैंने एक्सप्रेशन आपको बताया लिमिट ऑफ अ सम का, उस एक्सप्रेशन के हेल्प से हम लोग क्या करेंगे, इसको इंटीग्रेट करेंगे, ठीक है। तो देखो जरा ध्यान दो, आप क्या था, आपको एक्सप्रेशन अब तक याद हो जाना चाहिए, नहीं याद है तो आप उसको प्रैक्टिस करेंगे और याद कर लेंगे, ठीक है। क्या था एक्सप्रेशन आपका, वो बाई, चलो बाय डेफिनेशन ही कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। क्या है एक्सप्रेशन आपका, a टू b, ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ a टू b एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू b माइनस ए लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट 1 बाई n एफ ए प्लस एच प्लस डॉट डॉट डॉट, ठीक है। आप चाहो तो एक टर्म और ऐड कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। एफ ए प्लस 2h ना, डॉट डॉट डॉट, और फिर एक टर्म आप ऐड कर लो लास्ट वाला, एफ ए प्लस n-1 इंटू एच, ठीक है। आप ये छोटा ब्रैकेट ऑलरेडी यूज कर लिए हो तो करली ब्रैकेट यूज कर लीजिए, ठीक।
क्लियर है बात? यही है ना एक्सप्रेशन आपका डेफिनेट इंटीग्रल एज लिमिट ऑफ अ सम का, ठीक है। बस अब देखो आपको क्या क्या गिवन है, इससे कंपेयर करो, इसमें देखो इससे कंपेयर करोगे ना यहाँ से, तो आपको मिल जाएगा। देखो क्या क्या गिवन है। ए की वैल्यू क्या है 0, बी की वैल्यू क्या है आपके गिवन, बी इक्वल टू क्या गिवन है 2, एच इक्वल टू क्या था वहाँ पे इस डेफिनेशन में, एच इक्वल टू क्या था देखो बी माइनस ए बाई एन था ना, ठीक है। तो यहाँ से एच इक्वल टू क्या मिलेगा बी माइनस ए, बी मतलब क्या 2 माइनस 0, तो 2 माइनस 0 मतलब क्या 2 बाई एन, ठीक है। क्लियर है, एच मिल गया। देखो ऐसे 2 माइनस एच इक्वल टू क्या है बी माइनस ए, तो बी की वैल्यू क्या है आपकी यहाँ पे देखो 2 है, और ए की वैल्यू क्या है यहाँ पे देखो ए इक्वल टू 0 है, 0 बाई एन मतलब क्या मिलेगा आपको 2 बाई एन मिल गया, सिंपल सी बात है, ठीक। क्लियर है बात। और एफ एक्स लो, एफ एक्स भी कर लेता हूँ। एफ एक्स क्या है आपका ये एक्स स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। क्लियर है, एफ एक्स भी आपको पता चल गया। चलो बस अब अप्लाई कर दो, ये देखो क्या मिलेगा यहाँ से आपको इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 2 एक्स स्क्वायर प्लस 1 डी एक्स इज इक्वल टू तो बी माइनस ए मतलब 2 माइनस 0, ठीक। लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट, n टेंस टू ना 1 बाई n, और ये आपका ब्रैकेट हो गया एफ ए निकालिए जरा। देखो यहाँ से 1 बाई 1 हम वैल्यू फाइंड करते हैं, एफ ए प्लस एच, ठीक है। सब फाइंड करते रहेंगे और यहाँ पे पुट करते रहेंगे। देखो एफ ए क्या मिलेगा आपको, एफ एक्स इक्वल टू क्या है आपका, यहाँ पे ध्यान दो जरा, ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 है ना, तो एफ ए क्या मिलेगा एफ ए की वैल्यू क्या है आपकी, देखो जरा ध्यान दो, एफ ए मतलब एफ ए फाइंड कर रहे हो ना, ए की वैल्यू क्या है आपकी, देखो एफ ए आपको ये एफ ए की वैल्यू यहाँ पे पुट करनी है, तो एफ ए इक्वल टू क्या मिलेगा, देखो एफ ए इक्वल टू एफ ए क्या है आपका, यहाँ पे ध्यान दो ए 0 है, तो ये एफ एक्स इक्वल टू क्या था एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो यहाँ पे एफ ए इक्वल टू क्या मिल जाएगा आपको 0 प्लस 1 मतलब 0 स्क्वायर प्लस 1, तो मतलब क्या मिलेगा आपको एफ ए इक्वल टू 1, ठीक है। तो आप एफ ए की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो 1 प्लस एफ ए प्लस एच, देखो एफ ए प्लस एच क्या मिलेगा आपको एफ ए प्लस एच, ए की वैल्यू क्या है देखो ध्यान दो यहाँ पे 0 है, तो सिर्फ आपको बचेगा क्या एच है ना, तो एच की वैल्यू अगर आप इसमें रखेंगे यहाँ पे, और एच क्या मिला है ध्यान दो जरा यहाँ पे एच इक्वल टू क्या है 2 बाई एन है, कहने का मतलब देखो ऐसे ये आपका क्या हो जाएगा एफ, ये आपका 0 प्लस एच की वैल्यू क्या है 2 बाई एन है, तो ये हो जाएगा आपका 2 बाई एन, ठीक है। तो अब एक्स इस एफ एक्स में रखेंगे आप, एच की वैल्यू क्या ये एफ ए प्लस एच, तो मतलब आपको ये क्या मिला 2 बाई एन, मतलब एक्स के प्लेस पे क्या रखेंगे यहाँ पे 2 बाई एन, तो ये हो जाएगा आपका 2 बाई एन मतलब 2 स्क्वायर एन स्क्वायर और ये प्लस 1, ठीक है। तो एफ ए प्लस एच आपको क्या मिल गया 2 स्क्वायर बाई एन स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 2 स्क्वायर बाई एन स्क्वायर प्लस 1, ठीक। क्लियर है बात। वैसे ही आप अगर रखोगे प्लस ए प्लस 2h, देखो ए प्लस 2h आपको क्या मिलेगा यहाँ से ध्यान दो ए प्लस 2h, तो यहाँ से जरा ध्यान दो, देखो ए आपका क्या है 0 है प्लस 2h, h क्या था आपका ये 2 बाई एन, तो मतलब ये हो जाएगा आपका 2 बाई एन, ठीक है। तो अगर आप इस ए प्लस 2h, अब इसकी वैल्यू जो ये मिली है इसको आप रखिए यहाँ पे x के प्लेस पे, ये एफ ए प्लस 2h की ये जो वैल्यू है ये है, मतलब क्या है क्या मिलेगा आपको, सिंपल ये क्या हो जाएगा आपका इतना हो जाएगा ना, ठीक है 2 इंटू 2 बाई एन हो जाएगा। अब ये x के प्लेस पे रखिए 2 इंटू 2 बाई एन, तो आपको क्या मिल जाएगा यहाँ से देखो 2 स्क्वायर बाई एन स्क्वायर प्लस 1 ना, ठीक है। और ये 2 स्क्वायर क्या हो जाएगा आपका 4 2 स्क्वायर बाई एन स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। अब ऐसे डॉट डॉट आगे आप करते रहेंगे ना, तो आपको मिलेगा, ठीक है। यहाँ तक तो समझ में आया, किसी कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। प्लस अब ये एफ ए प्लस एन माइनस 1 इंटू एच, ठीक है। यहाँ पे देखो ये ए की वैल्यू क्या है 0 है आपकी, ये बचा आपका एन माइनस 1 इंटू
h, इसको जब आप यहाँ पे पुट करोगे इसमें तो आपको क्या मिल जाएगा, सिंपल सा n-1 का स्क्वायर, और h की वैल्यू क्या है आपकी 2/n है, तो 2^/n²। ठीक, क्लियर है यहाँ तक। चलिए अब ध्यान दीजिए, आप देखिए इंटीग्रेशन ऑफ 0 to a x² + 1 dx इज इक्वल टू ये 2 - 0 मतलब क्या, सिंपल से 2 हो जाएगा आपका ये। ठीक है, लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट 1/n बाई। अब जरा आप ध्यान दो, यहाँ पे ध्यान क्या देंगे आप, यहाँ पे देखो ये 1 + 1, फिर आपको यहाँ पे मिला है +1, एज इट इज आगे भी आपको क्या होता है, यहाँ पर भी रहेगा ना आपका, यहाँ पे +1 छूट रहा है ना, यहाँ पे ये x² फंक्शन था, x² + 1 था ना, तो मैंने x² के प्लेस पे इतनी चीज़ें ये मिल गई आपको, +1 ये आपका छूट गया था यहाँ पे। ठीक है, तो ये आपका +1 भी रहेगा यहाँ पे। ठीक, क्लियर है। तो देखो जरूर आप ध्यान दो, यहाँ पे देखो 1 + 1 + 1 फिर ये +1, कितने n दिखेंगे, कितने 1 है यहाँ पे, अब n टर्म तक है तो ऑब्वियस बात है n1 होंगे। ठीक है, n1 का सम मतलब क्या देगा आपको, सिंपल सी बात है। हाँ देखो ऐसे 1 + 1 + 1 + 1 ऐसे ऐसे करते जाओ ए n तक, तो क्या दे देगा ये n1 है ना। ठीक है, तो मतलब क्या हो जाएगा ये n × n, मतलब सिंपल सी बात है n हो जाएगा ये। ठीक, तो n प्लस ये क्या हो जाएगा आपका 2² n² प्लस ये जो दिख रहा है आपको, इसको क्या लिख सकते हो आप 2²। ठीक है, इंटू 2² n² प्लस ऐसे ही आप करते जाओगे तो यहाँ मिलेगा आपको n-1 का स्क्वायर, और ये आपका 2² n²। ठीक है, क्लियर यहाँ तक, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए ना। ठीक है, अब आप जरा ध्यान दीजिए, 2 लिमिट n टेंड्स टू 0 1/n, यहाँ पे आप जरा ध्यान दीजिए, ये आपका n है प्लस यहाँ से जरा ध्यान दो आप, ये 2² कहने का मतलब आपको 2² यहाँ पे जरा आप ध्यान दो, इस यहाँ से ये तो हो गया ना, यहाँ तक कट, यहाँ इसमें जरा ध्यान दो, यहाँ से आगे देखो, यहाँ पे दिख रहा है 2² प्लस यहाँ पे भी दिख रहा है 2² प्लस इस आगे भी आपको मिलेगा यहाँ पे 2² यहाँ पे लास्ट टर्म में भी देखो 2² मतलब कि 2² कॉमन दिख रहा है आपको, तो आप 2² कॉमन कर लीजिए, 2² आपका क्या हो गया, यहाँ पे कॉमन हो गया, तो क्या मिलेगा आपको जरा, यहाँ पे क्या मिला आपको, सिंपल 1। ठीक है, यहाँ पे क्या मिला आपको 2² प्लस ऐसे ही अगर आप आगे जाओगे तो आपको मिलेगा 3² प्लस डॉट 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 प्लस ये क्या दिख रहा है आपको n-1 का स्क्वायर। ठीक है, ये आपका क्लियर है यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए ना। ठीक है, चलो अब ध्यान दीजिए, यहाँ से 2 लिमिट ऑफ n टेंड्स टू 0 1/n, यहाँ पे ध्यान दीजिए n प्लस 2² n²। अब ये 1 है तो 1 का स्क्वायर तो आप लिख ही सकते हो ना। अब जरा यहाँ पे ध्यान दो, ये जो दिख रहा है आपको 1² प्लस 2² प्लस 3² प्लस ये n-1 स्क्वायर, ये आपको एक बताया गया होगा स्क्वायर ऑफ n टर्म का सम, इस तरह से जब रहता था x1² प्लस 2² प्लस 3² प्लस डॉट डॉट n², तो क्या लिखते थे आप n+1 इंटू n+2 ना बाई 6। ठीक है, ये लिखते थे ना आप। है ना, ये आपका n² है ना,
तो क्या लिखते थे आप इसको, इसका सम क्या होता था आपका n+1 और ये 2n+1/6, ठीक है, यही करते थे ना आप, है ना। तो देखो यहाँ पर भी क्या दिख रहा है आपको 1² + 2² + 3² + n-1²। बस ध्यान देने वाली बात है, यहाँ पे n² है और यहाँ पे हमारा n-1² है, ठीक है, कोई बात नहीं। क्या करेंगे हम लोग n-1 की वैल्यू यहाँ पे पुट कर लेंगे, इसमें n के प्लेस पे क्या रख लेंगे, फिर n-1 कर लेंगे। जैसे यहाँ पे n² था, यहाँ पे हमारा क्या है n-1², तो सिंपल n के प्लेस पे हम क्या पुट कर लेंगे n-1। तो जब आप यहाँ पे n-1 पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये आपका n-1, सिर्फ n को n-1 से रिप्लेस कर रहा हूँ मैं, तो यहाँ पे n है, तो सिंपल हो जाएगा ये n-1 और ये +1 आपका, ठीक भाई। यहाँ पे क्या n के प्लेस पे क्या कर लेंगे 2n कर लेंगे, सॉरी n के प्लेस पे क्या कर लेंगे हम लोग n-1, तो क्या हो जाएगा आपका ये 2n-2 + 1 और ये 6, ठीक। इसको अगर आप सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या मिलेगा आपको, देखो जरा n-1 इंटू ये, यहाँ से ये कैंसिल होगा, सिंपल आपको क्या मिलेगा ये n, मतलब यहाँ पे लिख लेता हूँ, ठीक है, यहाँ से n मिला आपको और यहाँ से क्या मिलेगा आपको 2n-1/6, ठीक, क्लियर ये बात। तो आप क्या करेंगे, इसके प्लेस पे ये जो दिख रहा है यहाँ तक, इसके प्लेस पे आप ये पुट कर सकते हैं, ठीक है, समझ में आई बात, तो कर लीजिए आप। तो क्या है ये n इंटू n-1 इंटू 2n-1/6 और ये आपका ब्रैकेट, सॉरी ये यहाँ पे आपका करली ब्रैकेट है ना, तो यहाँ पे आपका पहले करली ब्रैकेट लगेगा और ये फिर ब्रैकेट, ठीक। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए ना, नहीं है ना, ठीक है। तो आप वीडियो को पॉज कीजिए और इसको नोट कर लीजिए। तो ध्यान दीजिए, यहाँ तक तो समझ में आ गया है ना, यहाँ तक किसी कोई प्रॉब्लम नहीं। अब इसके आगे देखिए मैं क्या करूँगा, 0 to 2x² + 1 dx = देखो क्या मिला है आपको 2 लिमिट n टेंड टू इनफाइनाइट 1/n n प्लस ये, अभी जो 2² n² देख रहा है इसका अंदर आप मल्टीप्लाई कर दो, तो देखो ये क्या आ जाएगा आपका 4/n² इंटू ये पूरा ये वाला टर्म n इंटू n-1 इंटू 2n-1 आपका 6, ठीक है। तो देखो यहाँ से आपका 4/n² है, तो यहाँ से एक n कैंसिल होगा, तो सिर्फ बचेगा एक n यहाँ पे, ठीक है, और 2 3 जा 6 और ये 2 2 जा 4, ठीक है, क्लियर है बात। तो यहाँ से आपको क्या मिल गया 0 to 2x² + 1 dx = 2 लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट 1/n n प्लस क्या मिला है 2/n। देखो इसको अगर आप मल्टीप्लाई कर दो n-1 इंटू 2n-1, ठीक है, तो अगर आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिल जाएगा आपको 2n², ठीक है, और ये आपका हो जाएगा -3n + 1, ठीक है, क्लियर है बात, है ना। अच्छा अब ये आप ध्यान दो जरा, यहां से आप क्या करेंगे, ये जो 2/n दिख रहा है ना, अब इसको आप क्या करो, इसमें इस वाले पूरे टर्म में मल्टीप्लाई कर दो आप, तो देखो यहां से क्या मिलेगा आपको 2 लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट 1/n ठीक है। अब देखो हम क्या करें, ये जो लिमिट आपको दिख रही है 1/n ना, मैं इस लिमिट 1/n का अंदर मल्टीप्लाई कर दे रहा हूं, ठीक है, इसमें समझ में आ रही बात नहीं, ये 1/n जो दिख रहा है आपको ये 1/n, इसका मैं अब इस अंदर मल्टीप्लाई कर रहा हूं, ठीक है। तो देखो क्या मिल जाएगा आपको, ये क्या हो जाएगा आपका n/n, ठीक है, प्लस ये क्या हो जाएगा आपका 2/n², ठीक है, और ये आपका 2n² - 3n + 1,
क्लियर है? किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं ना? यहाँ पे जरा ध्यान दो आप, देखो ये 2 2 जा 4 और 2 3 जा 6 ना, तो 3 यहाँ पे बच गया ना, ये 3 आपका यहाँ पे आ गया, ठीक, समझ में आ रही बात? और फिर यही 3 आपका यहाँ पे भी आ गया ना, ये वाला 3। अब क्या करो आप, अब ये क्या करो, इस 3 को, अब ये बाई 3 है ना पूरे के, ये क्या हो जाएगा आपका यहाँ से 3n²। कोई प्रॉब्लम किसी को नहीं ना? ठीक, अब देखो जरा ध्यान दो, अब इसका अंदर मल्टीप्लाई करोगे आप तो देखो क्या मिलेगा आपको, ठीक है। अब क्या करो आप, ये जो n/n हो गया ना, अब ध्यान दो यहाँ से 2 लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट, देखो ये n से n आपका कैंसिल हो जाएगा, सिंपल क्या हो जाएगा 1/, ये आपका हो गया। अब इस 2/3n² का इसमें मल्टीप्लाई कर दो तो देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा 4n²/3n² माइनस क्या हो जाएगा ये 6n/3n² प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका ये 2/3n, है ना। चलो देखो 2 लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट 1 प्लस यहाँ से देखो ये कैंसिल हो जाएगा, n² से n² बचेगा आपका 4/3 माइनस यहाँ पे ध्यान दीजिए ये क्या हो जाएगा आपका n से n कैंसिल हो जाएगा, बचेगा आपका 3 2 जा 6, तो मिलेगा आपको सिर्फ 2/n प्लस और ये आपका हो जाएगा 2/3n², ठीक है। क्लियर है बात? अब क्या करो, इस लिमिट को यहाँ पे अप्लाई कर दो, तो जब आप लिमिट अप्लाई कर दोगे तो देखो ये 2 क्या है, 2 का अंदर मल्टीप्लाई कर दो, चलो मल्टीप्लाई करके तब लिमिट अप्लाई करो। तो देखो 2 यहाँ पे था ना, इस 2 का हम क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं यहाँ पे, तो लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट 2 प्लस और ये 4 2 जा 8/3 माइनस 2 2 जा 4/n प्लस 2 2 जा 4 3n², ठीक, क्लियर है। अब आप क्या करो, यहाँ पे लिमिट अप्लाई करो, देखो जब आप n टेंड्स टू इनफाइनाइट, तो यहाँ पे n की वैल्यू जब आप इनफाइनाइट रखोगे तो ये क्या दे देगा आपको 0, यहाँ भी ये टर्म भी आपका 0 हो जाएगा, तो सिंपल आपको मिलेगा ये वाला टर्म, ठीक है, क्या 2 प्लस 8/3 ना, ये दोनों टर्म क्या हो जाएंगे आपके 0 जाएंगे, सिर्फ आपको मिलेगा क्या 2 प्लस 8/3। आप इसको एलसीएम ले लीजिए, 3 क्या दे देगा, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 3 2 जा 6, 6 प्लस 8 मतलब 14/3, ठीक है। तो ये आपका क्या होगा, रिक्वायर्ड आंसर होगा। तो कहने का मतलब कि 0 to 2 x² + 1 dx इज इक्वल टू 14/3, ठीक है, क्लियर है, नोट कर लीजिए आप।